जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, आज जो है 13 जून है और जो आज एग्ज़ाम हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें साथियों जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जीके जीएस के, उनको आज हम इसमें देखने वाले हैं। और साथियों साथ में जितने भी उससे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बनते हैं जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, और साथियों जो है वहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए साथियों आप लोग बिना स्किप किए हुए इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथियों आज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से साथियों आप लोग भी साथियों अगर आप लोग एग्ज़ाम देकर आइएगा तो साथियों उसमें जो है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप लोग वहाँ पर शेयर करिएगा। ठीक है, तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। पहला साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका था। तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में था। तो साथियों अगर आप लोगों ने दिल्ली आंसर लगाया है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, जिसका घनत्व साथियों 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि थार रेगिस्तान भारत के किस राज्य में फैला हुआ है। तो साथियों जो थार रेगिस्तान है ये भारत के राजस्थान राज्य में मुख्य रूप से फैला हुआ है। और साथियों इसके अलावा याद रखिएगा इसका विस्तार गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्यों में भी है, लेकिन साथियों सबसे बड़ा जो हिस्सा है राजस्थान में स्थित है, इसलिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 24 जनवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो साथियों याद रखिएगा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जो शिक्षा के महत्व को दर्शाता है। तो साथियों याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों याद रखना कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत में इसी दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। तो ये साथियों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रुद्रदामन किस वंश का शासक था जिसने मथुरा और गुजरात पर शासन किया। तो साथियों याद रखिएगा रुद्रदामन जो है पश्चिमी क्षत्रप वंश का शासक था, जिसने मथुरा और गुजरात यानी विशेष रूप से सौराष्ट्र यानी जो काठियावाड़ पर शासन किया था। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये मथुरा और गुजरात आंसर लगाया होगा तो आपका आंसर सही है। ठीक है, साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन सा देश चौथे स्थान पर है। ये साथियों आपसे पूछा गया था। साथियों ये करंट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक 2025 में आपसे पूछा गया है चौथे स्थान पर कौन सा है। तो याद रखना दोस्तों शीर्ष 5 देश हम आपको बता रहे हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जो अगली आने वाली शिफ्ट है इसमें पूछ सकता है कि पहले स्थान पर कौन है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पहले स्थान पर कौन है, तब दोस्तों याद रखिएगा आइसलैंड है। ठीक है, अगर साथियों पूछा जाए दूसरे स्थान पर कौन है तो नॉर्वे है। तीसरे स्थान पर साथियों स्विट्जरलैंड है। चौथे स्थान पर डेनमार्क है। पांचवें स्थान पर जर्मनी है और छठवें स्थान पर स्वीडन है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है चौथे स्थान पर, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसका आंसर डेनमार्क लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा था, तो दोस्तों याद रखिएगा 193 देशों में 130वें स्थान पर था। ठीक है, जिसमें इसका जो स्कोर था 0.685 का स्कोर था, और साथियों भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। तो याद रखिएगा साथियों ये मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का स्थान 130वां रहा है। ये साथियों आप लोग याद रखिएगा, ये जो है एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों और भी जो कुछ चीज़ें हैं इनको याद कर लीजिएगा। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों जो चीन है, तो चीन का जो स्थान रहा है 78वां स्थान रहा है। श्रीलंका का साथियों 89वां स्थान रहा है। भूटान का 125वां स्थान रहा है। बांग्लादेश का 130वां स्थान रहा है। नेपाल का 145वां स्थान रहा है। और साथियों अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इसका स्थान रहा है 168। ठीक है,
दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों इसके जो रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है, तब याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी दोस्तों इसकी जो रिपोर्ट है जारी करता है। बांग्लादेश का स्थान रहा है वो 130वां रहा है, नेपाल का स्थान रहा है 145वां, और दोस्तों जो पाकिस्तान का स्थान रहा है 168वां। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा, एचडीआई जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को मापता है। कौन नापता है? तो एचडीआई नापता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब निचली अदालत जैसे कि सत्र न्यायालय सजा सुनाती है तो हाई कोर्ट उसे सजा को अपनाने से पहले किस तरह की सजा की समीक्षा करता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, जब निचली अदालत जैसे कि जो सत्र न्यायालय है जो सजा सुनाती है तो क्या होता है, तो हाई कोर्ट जो है मुख्यतः गंभीर सजाओं जैसे मृत्युदंड, फांसी, आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक की जो सजा होती है इसकी समीक्षा करता है। ठीक है, तो ये इसका कार्य होता है। साथियों याद रखिएगा, जो हाई कोर्ट है इन सजाओं को अपने अधीन विचार करता है और विशेष रूप से तब जब इन पर अपील या पुनरीक्षण याचिका दायर की जाती है या कानून के अनुसार उसकी पुष्टि आवश्यक होती है। ठीक है, तो साथियों ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फरवरी 2025 में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की थी? तो साथियों याद रखिएगा, फरवरी 2025 में इंडियन बैंक ने जो है व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की थी, जिससे ग्राहक बैलेंस चेक, खाता खोलना, कार्ड ब्लॉक करना आदि सुविधाएं व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों याद रखिएगा किस बैंक ने शुरू की थी, तो इंडियन बैंक ने। अगर साथियों आप लोगों ने इंडियन बैंक आंसर लगाया है तो साथियों आपका आंसर जो है राइट है। ठीक है, साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आडवाणी ने 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में किसे हराया है? तो साथियों ये आंसर हो जाएगा इसका ईरान के जो आमिर सरकोश को। ठीक है, तो याद रखिएगा किसको हराया है, तो ईरान के आमिर सरकोश को हराया है। ठीक है, तो साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिटिश राज्य में सबसे पहले नगर पालिका का शुरुआत कब हुआ था? तो साथियों याद रखिएगा, मद्रास नगर निगम की स्थापना 1687-88 में की गई थी और जो भारत ही नहीं ब्रिटेन के बाहर किसी भी राष्ट्रमंडल देश का सबसे पहला नगर निगम था। तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1687-88। ठीक है, साथियों वहीं पर और भी जो चीज़ें हैं उनको भी याद करिएगा कि जो ब्रिटिश शासन में सबसे पहले नगर पालिका की शुरुआत मद्रास में हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश शासन में सबसे पहले जो नगर पालिका है इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी, तब दोस्तों आंसर याद रखिएगा मद्रास में हुई थी। ठीक है, जो कि अब चेन्नई में है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संगम साहित्य के 8 संकलन किस पुस्तक में है? ठीक है, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा संगम साहित्य के जो 8 संकलन है एट्टुटुकई यानी इसी को बोलते हैं एट्टुटोगई पुस्तक जो है नाम है इसका, इसमें जो है संगम साहित्य के 8 जो है संकलन जो है इसमें। ठीक है, इसमें साथियों संगम युग के 8 प्रमुख ग्रंथ नरिनई, कुरुनथोकई, एगुनुरु, पुरानानूर, परित्रुपत्तु, परिपादल, कलिथोगई और अहनानूर शामिल हैं। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग याद नहीं करना है, सिर्फ एक बार देख लीजिए इनको। ठीक है, साथियों अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 97वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 11-12 मार्च 2025 मतलब वहां गए थे? ये आपसे पूछा गया था। तो साथियों आंसर हो जाएगा ये कहाँ गए थे, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था, वहां नहीं कहाँ होगा यहाँ पर। ठीक है, तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा मॉरिशस गए थे। कहाँ गए थे साथियों? मॉरिशस गए थे और जो है वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार से जो निकलने वाली जो नदी है उसका नाम है दामोदर नदी। साथियों याद रखिएगा जो दामोदर नदी है इसका स्रोत अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ से निकलती है तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसी को बोलते हैं खमरपत पहाड़ी।
ठीक है साथियों, अगर आपसे ऑप्शन में दिया हो खमरपत पहाड़ी, तो साथियों इसका आप लोग जो है इसको भी आंसर लगा सकते हैं। और साथियों याद रखिएगा ये जो है पश्चिम बंगाल में बहती है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1857 के विद्रोह को कहाँ सितंबर में समाप्त कर दिया गया था। तो साथियों जो 1857 का जो विद्रोह था, इसको सितंबर में दिल्ली में समाप्त कर दिया गया था और अंग्रेजों ने 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया था, जिससे विद्रोह का प्रमुख केंद्र समाप्त हो गया था। तो कहाँ पे समाप्त किया गया था? दिल्ली में समाप्त किया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, तो साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फरवरी 2025 में हिमस्खलन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ था जहां 8 लोग मारे गए थे। तो साथियों याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में साथियों ये शुरू हुआ था, जहां पर 8 लोग मारे गए थे। तो साथियों याद रखिएगा ये फरवरी का जो है करंट का क्वेश्चन है। साथियों जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा शासक मौर्य वंश का नहीं था? ये साथियों आपसे पूछा गया था। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और साथियों वहां बताना था कि इसमें जो है कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो मौर्य वंश के जो शासक हैं उनमें से साथियों चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, शतधन्वन और बृहद्रथ। साथियों ये साथियों जो शासक ये शामिल थे। ठीक है, तो साथियों इनमें से जो साथियों अलग दिया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों बच्चों ने बताया है कि उसमें साथियों एक ऑप्शन था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो साथियों इसका जो पुष्यमित्र शुंग था यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन शासकों के अलावा साथियों जो पुष्यमित्र शुंग था ये जो है मौर्य वंश का शासक नहीं था। आपसे पूछा गया था कि कौन सा जो शासक है जो मौर्य वंश का नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा जो पुष्यमित्र शुंग है ये मौर्य वंश का शासक नहीं है और वह शुंग वंश का संस्थापक था, जिसने साथियों अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य वंश का जो है इसने अंत किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, तब दोस्तों याद रखिएगा बृहद्रथ जो है ये मौर्य वंश का अंतिम शासक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो शुंग वंश है तो शुंग वंश का संस्थापक कौन है, तब साथियों याद रखिएगा जो पुष्यमित्र शुंग है ये शुंग वंश का संस्थापक है। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। याद रखिएगा जो 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। इसको आप लोग याद रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था चावल और गेहूं किस में ज्यादा होता है? ये थे गंगा, सिंधु, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। साथियों याद रखिएगा जो चावल और गेहूं है ये गंगा और सिंधु पर जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, तो गंगा सिंधु जो क्षेत्र होता है इसमें ज़्यादा होता है चावल और गेहूं। तो याद रखिएगा साथियों जो चावल और गेहूं दोनों ही गंगा सिंधु के मैदान यानी पूर्वी तट और पश्चिमी तट की तुलना में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो साथियों याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएंगे ए और बी दोनों। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था महालवाड़ी व्यवस्था में टैक्स यानी जो भूमि राजस्व है किससे लिया जाता था। तो साथियों याद रखिएगा जो गांव या महल के जो सभी किसानों से जो है सामूहिक रूप से इसको लिया जाता था। ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों और भी जो पॉइंट है इनको भी याद रखिएगा। टैक्स वसूलने की जो जिम्मेदारी गांव के मुखिया या जो लंबरदार की होती थी, जो पूरे गांव के किसानों से कर इकट्ठा कर सरकार को देता था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो टैक्स वसूलने की जो जिम्मेदारी होती थी वो किसकी होती थी, तो साथियों याद रखिएगा वो जो है गांव के मुखिया की होती थी। यानी जो है जो कर है कर किसी एक किसान से नहीं बल्कि पूरे गांव यानी जो महल से सामूहिक रूप से वसूला जाता था। ये साथियों आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए जो यदि कोई जो किसान अगर कर नहीं देता था तो जो उसकी जो भरपाई जो है बाकी किसान मिलकर के करते थे। ठीक है, यानी जो सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत इस पर लागू होता था। ये भी साथियों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था पंचायती राज व्यवस्था में निचले स्तर पर सबसे अच्छा कार्य कौन करता है। तो साथियों याद रखिएगा जो 73वें संविधान संशोधन के तहत गठित जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो निचले स्तर पर सबसे अच्छा कार्य ग्राम पंचायत सबसे अच्छा कार्य करता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। साथियों और भी जो यहाँ पर फैक्ट्स दिए हैं इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। जो आगे आने वाले जो एग्जाम है इसमें जो है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह गांव स्तर पर स्थानीय विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और ग्रामीण जनता की सीधी
भागीदारी सुनिश्चित करती है। ग्राम पंचायत को ग्रामीण क्षेत्र में लोकतंत्र की बुनियादी इकाई माना गया है, जो स्थानीय समस्याओं का समाधान करने में सबसे प्रभावी है। ठीक है साथियों, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ये ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और इस संशोधन के तहत ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, क्षेत्र पंचायत इसी को बोलते हैं, और जिला पंचायत की जो त्रिस्तरीय प्रणाली है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जिससे स्थानीय जो स्वशासन है और सत्ता का विकेंद्रीकरण सुनिश्चित हुआ है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट दोस्तों हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निसार मिशन इसरो और नासा के ने मिलकर किस लिए लॉन्च किया है। साथियों ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो पृथ्वी के बदलते पारिस्थितिकी तंत्र, सतह, बर्फ की चादरों, प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, समुद्र स्तर में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, वन कटाई, हिमखंडों के पिघलने और जल संसाधनों की निगरानी और अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है साथियों, यहाँ पर जो पूछा गया है कि जो निसार मिशन है ये किस लिए जो है लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों जो निसार मिशन है इसका उद्देश्य था पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तनों की सटीक जानकारी देना और प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी एवं पर्यावरणीय निगरानी को बेहतर बनाना था। ठीक है, तो साथियों ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सतह में होने वाले जो परिवर्तन हैं इनकी सटीक जानकारी देना और जो प्राकृतिक आपदाओं की जो पूर्व चेतावनी एवं पर्यावरणीय निगरानी को बेहतर बनाना था। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। साथियों जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA में कितने धर्म थे। ये साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों याद रखिएगा, जो 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में 6 धर्म थे। ठीक है, कौन कौन से धर्म थे? 6 धर्म याद रखिएगा, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई। ये साथियों 6 धर्म इसमें शामिल थे। साथियों याद रखिएगा, जो ये प्रावधान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए जो इन 6 धर्मों के लोगों पर लागू होता था। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग याद रखिएगा। साथियों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि थार मरुस्थल में पानी कौन से नहर से आता है। तो साथियों याद रखिएगा, जो थार मरुस्थल है इसमें जो पानी है मुख्य रूप से इंदिरा गांधी नहर से आता है। ठीक है, यह साथियों नहर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग पॉइंट जो है याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रीवी पर्स का क्या मतलब होता है। दोस्तों याद रखिएगा, जो प्रीवी पर्स है इसका मतलब होता है वह विशेष वार्षिक भत्ता या धनराशि जो किसी संवैधानिक या लोकतांत्रिक राजतंत्र में पूर्व राजाओं, राजवाड़ों या राज परिवार को उनके पूर्ववर्ती अधिकारों और संपत्तियों के संरक्षण के लिए दी जाती थी। ठीक है, तो ये साथियों इसका मतलब होता था। साथियों याद रखिएगा, भारत में स्वतंत्रता के बाद रियासतों के विलय के समय इन राजवंशों को आजीवन जीवन यापन हेतु यह विशेष भत्ता दिया जाता था। इसे जो है हिंदी में राज भत्ता या शाही भत्ता भी कहा जाता था। यह व्यवस्था साथियों 1971 में 26वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दी गई थी, जिससे राजाओं की प्रीवी पर्स पेंशन और विशेषाधिकार खत्म हो गए थे। साथियों यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो राजशाही का जो कर है जैसा कोई अलग टैक्स नहीं था, बल्कि यह पेंशन के रूप में थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, 40वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो 40वां संविधान संशोधन है ये 1976 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कब हुआ था, तो दोस्तों याद रखिएगा ये 1976 में हुआ था। मुख्य रूप से भारत के जो राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र, महाद्वीपीय मग्न तट और विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग याद रखिएगा। साथियों याद रखिएगा एक पॉइंट और कि इसके तहत जो है इन क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले जो सभी खनिज पदार्थ और जो अन्य मूल्यवान संसाधनों को केंद्र सरकार संघ के अधिकार में निहित किया गया है। साथ ही संसद को इन क्षेत्रों की सीमाएं और उनसे जुड़े जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। साथियों यहाँ पर जो एक पॉइंट और है उसको भी देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 297 से संबंधित है ये। और साथियों इसके अलावा 9वीं अनुसूची में कुछ और अधिनियम भी जोड़े गए थे। ठीक है, तो साथियों ये भी आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
फ्रीऑन का प्रयोग मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? ये साथियों आपसे पूछा गया था कि जो फ्रीऑन है इसका मुख्य रूप से प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो साथियों इसका आंसर होगा, जो फ्रीऑन है इसका प्रयोग मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, फ्रीजर आदि में जो है शीतलक के रूप में किया जाता है। ठीक है, किस रूप में किया जाता है? शीतलक के रूप में। इसके अलावा साथियों इसका उपयोग जो है एरोसॉल प्रोडक्ट और फोम बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन दिया था शीतलक, तो इसका साथियों आंसर हो जाएगा शीतलक। ठीक है, साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आल्ट प्लस स्पेस बार की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आल्ट प्लस स्पेस बार जो की है इसका प्रयोग शॉर्टकट का उपयोग किसी भी सक्रिय विंडो के सिस्टम मेनू को खोलने के लिए किया जाता है। दोस्तों जो इस मेनू में रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और जो क्लोज जैसे जो विकल्प होते हैं जिससे आप बिना माउस के विंडो को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो साथियों इसलिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ साथियों ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, साथियों अगला जो क्वेश्चन था कि स्टोव के नीले रंग होने का कारण क्या है? साथियों याद रखिएगा, जो स्टोव होता है इसकी जो नीली लौ का कारण होता है ईंधन जैसे एलपीजी का पूर्ण दहन। जब गैस में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है तो जलने की प्रक्रिया पूरी तरह होती है और लौ नीली दिखाई देती है। यह नीली रंग इस बात का संकेत है कि ईंधन सही तरीके से जल रहा है और जो है कार्बन की मात्रा कम है। ठीक है, साथियों याद हो गया जो है, मतलब आपको समझ में यहाँ से आ गया होगा कि जो स्टोव के जो नीले रंग होने का कारण क्या है। ठीक है, तो इसका कारण यही है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त है। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वामित्व योजना में मुख्य रूप से किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, जो स्वामित्व योजना है इसमें मुख्य रूप से ड्रोन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। साथियों जो ड्रोन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्तियों का सटीक सर्वेक्षण और डिजिटल मानचित्रण किया जाता है, जिससे साथियों प्रत्येक घर में भूमि का जो रिकॉर्ड जो है तैयार होना है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड के जोगेश्वरी मंदिर का डिजाइन किस शैली में है? तो साथियों याद रखिएगा, जो उत्तराखंड का जो जोगेश्वरी मंदिर है इसका डिजाइन केदारनाथ शैली या फसना शिखर शैली में है। अगर जो भी ऑप्शन इसमें दिया हो उसी हिसाब से आप लोग आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पर साथियों इसके दोनों आंसर राइट हैं। ठीक है, साथियों उत्तराखंड के जो जोगेश्वरी जागेश्वर मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से कत्यूरी राजाओं द्वारा 7वीं-8वीं शताब्दी के मध्य करवाया गया था। बाद में साथियों क्या हुआ कि चंद शासकों ने भी इसमें योगदान दिया और यह मंदिर सामूहिक रूप से जो है गुप्त साम्राज्य के प्रभाव और हिमालयी स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में दीप्ति शर्मा आईसीसी महिला ओडीआई ऑलराउंडर रैंकिंग में किस रैंक पर हैं? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा चौथे स्थान पर है। किस रैंक का पर हैं? दोस्तों याद रखिएगा चौथे स्थान पर है। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो साथियों जो कंट्रोल प्लस टैब का जो मुख्य रूप से उपयोग है ये वेब ब्राउज़र या किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर में किया जाता है जिसमें एक साथ कई टैब खुले होते हैं। इससे आप दाईं ओर वाले अगले टैब पर जल्दी से स्विच कर सकते हैं, यानी एक टैब से दूसरे टैब पर जाने के लिए इसमें जो है इस टैब इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये और पॉइंट याद रखिएगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग एक से अधिक खुले प्रेजेंटेशन, यहाँ पर साथियों प्रेजेंटेशन है। ठीक है, प्रेजेंटेशन के बीच स्विच करने के लिए भी किया जाता है। तो साथियों ये आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पावर पॉइंट को पीडीएफ में यूज क्यों करते हैं? साथियों याद रखिएगा, जो पावर पॉइंट है पावर पॉइंट को पीडीएफ में यूज क्यों करते हैं? तो याद रखिएगा पावर पॉइंट को पीडीएफ में इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल को साझा करना, प्रिंट करना और किसी भी डिवाइस पर बिना फॉर्मेट बिगड़े देखना आसान होता है। ठीक है, तो साथियों इसलिए जो है पावर पॉइंट को पीडीएफ में यूज किया जाता है। साथियों एक पॉइंट और याद रखिएगा यहाँ से, जो पीडीएफ फाइल में स्लाइड्स
के डिजाइन, फॉन्ट्स और लेआउट सुरक्षित रहते हैं, जिससे प्रेजेंटेशन की क्वालिटी बनी रहती है। इसके अलावा पीडीएफ में फाइल को एडिट करना मुश्किल होता है, जिससे आपकी जो सामग्री है ये सुरक्षित रहती है। ठीक है, तो साथियों इसलिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। साथियों आज जो है इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे, और साथियों ऐसे ही क्वेश्चंस पाने के लिए अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जितने भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनका जो है हम लोग डेली जो है एनालिसिस देखते हैं, तो आप लोग जो है उनको देख सकें। ठीक है, तो साथियों आइए मिलते हैं अगले जो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है सेकेंड शिफ्ट में, उसके साथ में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।